दिमाग लगा दिए बजरंग बली। क्या हुआ? अरे भैया, चारों तरफ से फोन आ रहा है, सुनो ना मेरी बात को आप। हाँ वो कल मैंने टाइम निकलवाया है महामंत्री महोदय जी से, जी। दिलीप भट्ट साहब से, है ना। हाँ तो हाँ, मैंने कहा कि अभी बात करो आप, अभी के अभी इसको निराकरण कीजिए आप। बिल्कुल भाई ठीक है। अपन जब किसी को भी कुछ निकालते हैं या जोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, बताकर जोड़ते हैं और बताकर निकालना चाहिए जो भी जैसी बात है। अचानक से बोले नहीं वो अपना एजेंडा, अपना कौन सा उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा है, आप मुझको बताइए आप हाँ हाँ, कौन सा व्यक्तिगत एजेंडा है। मान लीजिए उनका व्यक्तिगत एजेंडा, चलो ठीक है कि अच्छे भारत मिशन उनका व्यक्तिगत एजेंडा है, भारत को सनातन हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है उनका, जैसे हमारा व्यक्तिगत एजेंडा है संघ का, ठीक है, हम सनातन हिंदू धर्म के प्रति समर्पित है, कृतज्ञ हैं, अच्छी बात है। तो कल के डेट में, इसको रिकॉर्ड में ना लीजिएगा, तो कल की डेट में आप रिकॉर्ड से सवेरे, क्यों घबराते हैं? नहीं नहीं मेरे को भाई साहब, मैं बीबीसी में दे दूंगा। मैं तो नहीं देखो, फकीर मैं आदमी ये हूँ ना, मैं तो जानते, बीबीसी में दे दूंगा आदरणीय। नहीं नहीं, देखो मैं आपको एक आदित्य दुबे जी, मैं आपको ये बताऊं हाँ। कि हमारा चरित्र निर्मल होता है। हम्म। मैं आपको ये बताऊं कि हम्म। उससे क्या होता, देखो यदि मैं ये सब नहीं करता होता ना, हम्म। तो ये लोग हमें अभी तक बेच आते खुले बाजार में। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। तो ये जो सब चीज रिकॉर्ड होती ना, नहीं तो ये हाँ। कहानी बनवा देते, कोई झूठी एफआईआर दर्ज करा देते। नहीं नहीं, वो तो अब ठीक आप है अपनी। बताइए वो कैसे झूठी एफआईआर दर्ज करेंगे? हर चीज तो रिकॉर्ड है और पब्लिश हो रही है। हाँ, अपनी सेफ्टी है वो। हाँ, सही ये बात, बहुत बड़ी सेफ्टी है। और तथ्यात्मक है। और सत्य जो धर्म और न्याय, सत्य धर्म न्याय, यही डॉक्टर आदित्य के जीवन का पर्याय है। मैं यही बोलता हूँ हर बार आदरणीय, और हर सनातन हिंदू धर्मी को, हर व्यक्ति को सत्य धर्म न्याय को ही अपने जीवन का पर्याय मानना चाहिए। हाँ 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 हाँ, हाँ, ये सिस्टम है और सिस्टम के तहत चलना चाहिए व्यक्ति को। अब वो जो बातें थी उसके बारे में मैंने ऊपर स्तर में कई लोग से चर्चा की, लोगों को पता नहीं था। अभी आदरणीय से मैंने महामंत्री महोदय से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि कल आपसे चर्चा करेंगे इस विषय में। मैंने कहा हाँ, विस्तार से आप उनको समझाइए, बताइए कि आपने, जैसे मैं किसी को भी मैं अस्त्र चलाऊंगा, एक तो मैंने आमंत्रित किया, बुलाया, और मैं अस्त्र चलाऊंगा तो उसको बताऊंगा कि नहीं भाई कि बिल्कुल मैं ठीक तुम्हें है। रिमूव कर रहा हूँ, कि तुझे मैं मारने जा रहा हूँ, कि फलाने ठिकाने, तो जो भी है, तो हम और अपनी बातों को। आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना कि मैथ्सन गुप्ता आप क्या बोल रहे हैं, क्या अरे उद्देश्य है भाई, आपका? भाई एक बात बताइए आदरणीय, मैं तो हॉस्पिटल से भी एक हफ्ते बाद अभी आया, 15 दिन तक इलाज चल ही रहा है मेरा। जी जी मैं जी अचानक से, आपने फोन किया जी। और रिकॉर्ड करके डाला, कोई दिक्कत नहीं मेरे बड़े भाई, आपका पूर्ण अधिकार है। हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो भारत राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित में चिंतन करता है, रात को 2 बजे मुझे फोन कर सकता है, करते हैं लोग मुझे भाई साहब, देखिए सबका डॉक्टर आदित्य में निराकरण भी एक होता है। डॉक्टर और आप आदित्य जैसे एक योग्य डॉक्टर अधिकारी। एक मिनट, डॉक्टर आदित्य मैं आपको बताऊं, जी भाई यदि साहब। लोगों को पूछने का अधिकार होता ना, तो इस हाँ देश के साथ इतना बुरा नहीं होता। हाँ, ये बताओ, इस देश के संविधान ने प्रधानमंत्री को क्या पावर दिया है? आपको मालूम है प्रधानमंत्री को एक भी अधिकार नहीं है। जी। आपको मेरी बात सुन के कैसा लग रहा है? मैं कह रहा हूं हमारे देश का प्रधानमंत्री शक्ति विहीन है। तो जानते हो पावर कहाँ है? कहाँ जी। पावर है? हाँ, पावर बताइए। है कैबिनेट में, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में है, और वो कलेक्टिव पावर है। उस मिनिस्टर कैबिनेट में, उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हर बात को जो है चर्चा करके और फिर जो है उसको उस पे जो है निर्णय लेने का अधिकार है। तो जी। आप बताओ, जो है ना, हर कोई परेशान हो रहा है कि ये व्यक्ति अनाउंस ना कर दे, ऑल इंडिया रेडियो में ना चला जाए। मैं आज कह रहा हूं कि माननीय परम पूज्य श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू को किसने अधिकार दिया कि जब हम जीत रहे थे तो जीतते हुआ व्यक्ति कभी युद्ध विराम करता है क्या? नंबर एक। और दूसरी बात है कि युद्ध विराम पर निर्णय लेना है तो उसे अपने कैबिनेट को बुला के उससे चर्चा करना चाहिए था या ऑल इंडिया रेडियो पे जाना चाहिए था? मैं यहाँ पर सिद्धांत की बात कर रहा हूं। माननीय परम पूज्य श्रद्धेय लोकतंत्र के बहुत बड़े जो है प्रणेता, प्रतिष्ठाता। माननीय जो है जवाहरलाल नेहरू के कोई भी व्यक्ति हमको जवाब देगा कि क्या
हमारे देश के संविधान ने प्रधानमंत्री में ये शक्ति निहित की है क्या? आदरणीय, आप ये मेरे बड़े गलत भाई ये हैं। गलत पर पार्टियां क्यों पाली गई हैं? आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है। पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति से मैं ऊपर हूँ आदरणीय। मैं सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने पर अपना तो कार्य कर भाई रहा हूँ साहब, आदरणीय, और आपका हिंदू कार्य हिंदू समग्र देश धर्म को की लेकर के बात है। करने पे ये बताओ मुझे, जी आप जो है, जी आपके परम पूज्य मुखर्जी जी, उनकी जम्मू एंड कश्मीर में हत्या करा दी गई और उनकी माता श्री ने कहा कि इसकी जांच कराइए, तो मालूम है पीछे से क्या दुष्टता की गई? वहां के जो किराए बढ़ा दिए ट्रेन के, मेट्रो के, राइट? और चूंकि जो है वेस्ट बंगाल की लाइफलाइन ही वो मेट्रो हुआ करती थी, तो जी बड़े हुए किराए के लेके कोहराम मच गया और आपके जो मुखर्जी हैं, इनकी जी हत्या जो है और इनकी मांग जो है वो दब गई। हम किस देश में रह रहे हैं? यदि हमने सवाल पूछे होते ना, तो इस देश के साथ इतना अन्याय नहीं होता। मैं पूछता हूं, किसने अधिकार दे दिया माननीय श्रद्धेय परम पूज्य जवाहरलाल नेहरू को कि वो ये कहें कि अरे कोई बात नहीं, चाइना ने उसे ले लिया या हो गया है तो क्या दिक्कत है? वहां तो एक तिनका भी पैदा नहीं होता है। जानते हो, ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही तो किसी उनके ही साथी ने उठ के खड़ा होके कहा कि नेहरू, तेरे सिर के ऊपर भी कुछ नहीं उगता है, तेरा सिर काट के दे दूं? मतलब इतने सख्त बात कहने वाले लोग थे वहां पे। नहीं, उस जमाने में थे आदरणीय, अभी भी हैं, अब आप उस ये देखिए, जमाने में थे। जब जो है इस व्यक्ति को 370 जो है संविधान में घुसवाना था, तो ये गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जानते क्या कहा जवाहरलाल नेहरू से? मिस्टर नेहरू, आई एम नॉट द ट्रेटर। अच्छा अच्छा। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्या कह दिया है? ब्लडी यू आर ए ट्रेटर। मतलब तुम इतनी घटिया बात क्यों कर रहे हो? नहीं, वो तो मैंने भी पढ़ा है आदरणीय उनके बारे में। तो अम्बेडकर साहब ने मैं कह दिया था। मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग नहीं बोले हैं, इसलिए ये बड़े बन गए हैं। आप मेरी जो है ना क्राइम फ्री भारत के चार जो है ना अकाउंटेबिलिटी के तहत मैं जी यही तो कह रहा हूं कि जो है सरकारें संप्रभुत्व नहीं है। हमारे संविधान ने राज्य सरकारों को संप्रभुता के साथ पैदा ही नहीं किया है। दे आर अकाउंटेबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 और 2 और 3 है, 3। पहली है केंद्रीय सरकार की सूची, दूसरी है राज्य सरकार की सूची और तीसरी है संयुक्त सूची। जी तो यदि इन सूची के अनुरूप यदि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं करते, जो कि कोई नहीं कर रहा है, आज भारतवर्ष की एक भी सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। क्या मजाक है यार, ये बताओ ना मुझे। और आप सब लोग अपने आप को विद्वान कहते हैं, आपके जो है ना आरएसएस विद्वान कहती है। यही तो मैं कहता हूं, नहीं है विद्वान, घटिया लोग हैं, अधिकांश 10वीं 11वीं पढ़े हुए लोग हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं डॉक्टर आदित्य जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपके आरएसएस में बैठे लोग विद्वान हैं? मुझे संदेह है। क्या वो खुलकर बोलने की हिम्मत रखते हैं? मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि मुझे बुलाया गया था, आरएसएस के जो है ना यहाँ के बड़े जो है ना व्यक्ति आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाने के लिए भेजा किसी को। तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। यदि मुझे अपनी बात रखने का आप समय देंगे तो मैं जरूर उपस्थित हूंगा, मैं सुनने के लिए नहीं आने वाला हूं। जी तो उन्होंने कहीं से पूछ पाछ के मुझे कंफर्म किया कि नहीं, आप आइए, आपको बोलने का समय दिया जाएगा। राइट? मैं गया शर्त के साथ पूरा, राइट? मतलब वो निमंत्रण मैंने इस शर्त के साथ स्वीकार किया था कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा। राइट? जी। अब मैं वहां पहुंचा और मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया। अच्छा। राइट? फिर मैंने कहा चलो ये बोलने नहीं दे रहे तो प्रश्न ही पूछ लें।
हाँ, राइट। प्रश्न ही पूछ सकते हैं, तो ठीक है। मैंने खड़े होकर प्रश्न पूछा, तो हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है इस मीटिंग की खत्म हो जाए तो आप आइए, हम लोग आसपास बैठ के जो है फिर जो है ना आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। चलो, मैंने उसमें भी चुप हो गया। मैं जो है ना जैसे ही खत्म होता है तो उनको घेर लिया, मैंने जाके पकड़ लिया नीचे। मैंने कहा, भाई साहब अब जवाब तो दे दो। अब वो बगले झांकने लगे। क्या यही चरित्र है? इस देश का निर्माण हम इस चरित्र के साथ करेंगे क्या? इस देश के साथ इसलिए बुरा हुआ है कि लोगों ने कहने की हिम्मत नहीं की है। हाँ, प्रश्न ही नहीं उठाया। तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये सब हम स्वयं प्रभु हो गए हैं। हम इन्हें जो है लोकतंत्र का मसीहा कहते हैं। लोकतंत्र में और संविधान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को शक्ति ही नहीं दी है। ये तो दुर्भाग्य है, आदरणीय जो मसूद शक्ति अजहर। है वो कैबिनेट में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। और वो जो है प्रधानमंत्री केवल एज ए प्रतिनिधि के बतौर जो है उसको कम्युनिकेट करता है राष्ट्रपति को। और हमारे देश के लोगों ने क्या किया? जो उनका मन आया सो किया। आप ये बताइए, जब इस देश से को की परतंत्रता को खरीदने में, और परतंत्रता किससे खरीद रहे हैं आप? डरे हुए अंग्रेजों से। किससे खरीद रहे हैं? डरे हुए अंग्रेजों से। मेरे पास इसके इसके लिखित भयाक्रांत अंग्रेजों से। इसके मेरे पास डॉक्यूमेंटेड फैक्ट हैं कि जी। अंग्रेज कितने डरे हुए थे। इनका ही एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था जिसका नाम था आचिन लेक। ही अच्छा। वाज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। उसने कहा, भाई साहब चारों तरफ बगावती तेवर हैं, और ये बगावती तेवर हैं, आप जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल कर रहे हो ना लाल किले में, उसके कारण बगावती तेवर हैं। यदि आपने आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप नहीं किया तो भाई साहब आप यहां से बच के नहीं जाएंगे। यू विल बी बुचर्ड हियर। उस कमांडर इन चीफ लॉर्ड आचिन लेक के इस पत्र को, उसमें उनके पत्र किताब के रूप में पब्लिश हुए हैं। ईश्वर तो मुझे कुछ ना कुछ भेजता रहता है, तो वो जी। चीज हमारे पास भेज दी। हमने उसे पढ़ी तो मेरा दिमाग घूम गया, और हमारा दिमाग आजकल कुछ ज्यादा ही घूमने लगा है। नहीं, ठीक है, जय हैं? गुरुदेव। नहीं नहीं, मैं बताऊं, मेरा दिमाग घूम गया। जय गुरुदेव की कृपा है। हाँ, तो मैंने जो है ना उसको पूरा पढ़ा, तो उन्होंने ढेर सारे पत्र लिखे कमांडर इन चीफ आचिन लेक जी ने। उन्होंने कहा, भाई साहब अपने गवर्नर को समझाओ, हर कोई जो है ना हमसे यूरोपियन फोर्स मांग रहा है, मेरी जेब में कोई यूरोपियन फोर्स नहीं है। राइट। जी। और मैं सलाह देता हूं कि गवर्नर हमारे मिलिट्री चीफ से जो है सीधे बात ना करें। उन्हें जो भी बात कहना है वो मेरे माध्यम से कहें, क्योंकि मुझे मालूम है हाउ टू हैंडल माई आर्मी। ये सब बातें किसी ने क्यों नहीं बताई हैं? मतलब इस नहीं इनकी मैं ये बताओ, अच्छा यदि 1947 में आरबीआई की बैलेंस शीट के अनुसार अंग्रेजों को 700 करोड़ रुपए दिए गए, और आपने जो है पार्लियामेंट से लेके राष्ट्रपति भवन से लेके जितने भी उन्होंने रेस्ट हाउस जो भी बनाए, वो भी आपकी दास्ता में आपका शोषण करते हुए आपकी संपत्ति से आपके श्रम से बनाए, उन सबका भुगतान हमने 1947 में किया। जितने अंग्रेज आपके ऊपर बैठे, जिन्होंने आपके ऊपर डंडे चलाए, राइट, अत्याचार किया। अत्याचार किया, बाल गंगाधर तिलक और नहीं उनको क्या नाम था, बेचारे हमारे बहुत बुजुर्ग थे जिन पे लाठी मार के उनको लाला मार दिया लाला गया। लाजपत राय को लाठी से ला, मार के मार दिया गया। हाँ, लाला लाजपत राय जैसे वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्ति को लाठी मार के इन्होंने उसकी हत्या कर दी। ऐसे सरेआम। ऐसे अंग्रेजों को हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने ताउम्र जो है पेंशन दी है, एक मुश्त राम राम। कैलकुलेट करके। अरे बाप रे। मुझे पूरी बात कह लेना दो। मैं ये कह रहा हूं, ये जो 700 करोड़ रुपए दिए गए, ये क्या जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी के थे? क्या उन्होंने अपने पिताजी की संपत्ति बेच के दिए थे? यदि ये भारत की जनता का पैसा था, तो देर सवेर भारत की जनता को ये तो मालूम होना चाहिए था ना कि हमें जो है ये जो परतंत्रता और जो गुलामियों के नियम कानून और कंडक्ट रूल हमारे ऊपर थोपे गए हैं,
ये हमारी ही खून की कमाई को जो है ना अंग्रेजों को दिया है। क्या ये प्रश्न यदि हम पूछते तो जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत और औकात होती क्या? और ये तो इतना छोटा चरित्र का व्यक्ति था कि आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में ले जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाकर उसको जो है पार्लियामेंट में बिना ले जाए एक आर्टिकल बना डाला। और हमारे जो है ना लोग क्या बड़े अच्छे चरित्र के हैं। देखिए, मैं आपको एक तथ्यात्मक बात बताता हूं। एक PIL 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। वो इसी के ऊपर थी। क्या थी वो? कि साहब ये आर्टिकल 35A है, ये कभी देश के पार्लियामेंट में गया नहीं है। देश बिना पार्लियामेंट में गए, बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के हमारे देश के संविधान ने हमारे राष्ट्रपति में ये शक्तियां निहित नहीं की हैं कि वो किसी आर्टिकल को पैदा कर दें। लिहाजा आर्टिकल 35A अपने आप में असंवैधानिक है। राइट? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इनको लगातार नोटिस जारी किए। किसको? भारत सरकार को। 2014 में है तो समझ रहे हैं आप, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जी। हमारी केंद्रीय सरकार ने 5 साल तक इस पे जवाब नहीं दिया, इसके ऊपर बैठे रहे। अब मैं डॉक्टर आदित्य जी आपसे पूछ रहा हूं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में ये जवाब दे देते कि हाँ ये जो याचिका लगी है ये पूर्णतया सही है, मैं तथ्यात्मक जानकारी को वेरीफाई करके आपको संसूचित कर रहा हूं कि यह मसौदा कभी पार्लियामेंट के सामने नहीं गया, और मैंने भी संविधान पढ़ा है और आप भी संविधान के रक्षक हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संविधान ने ये शक्ति हमारे प्रेसिडेंट में निहित नहीं की है कि वो किसी आर्टिकल को पैदा कर सकें। तो 2014 में आर्टिकल 35A निरस्त हो जाता, शून्य घोषित हो जाता कि नहीं हो जाता? आपका विवेक क्या कह रहा है? हो जाता। तो क्या भाजपा को जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट दी जाए, या 5 साल तक हम पर थोपे रहने की के लिए उनकी निंदा की जाए? आदरणीय, मैं आप क्षमा करेंगे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ जी। 70 वर्षों के आंकड़े, तो 70 की 72 साल आजादी के बाद से जो कांग्रेस ने राज किया। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप किसी की, देखो, मैं किसी की स्तुति करने के लिए नहीं बना हूँ। नहीं, स्तुति की बात नहीं आदमी, मुझे मेरे छोटा भाई मेरा छोटा भाई मुझे कह लेने दे। अरे मैं देखो, आज मेरा दिल दुखी है, मुझे मेरी बात तो कह लेने दो यार। अरे आप तो सवेरे बोल करके मेरे दिल दुखी कर दिए। इतना सुना, इतना उस व्यक्ति को सुना रहे हो जो निरपराध है, अबोध है, बिल्कुल मासूम है। देखिए, ये कहा गया है कि आपके दिल की पीड़ा यदि आप शेयर कर लेते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। तो मेरे भगवान, उसको BBC लंदन में हल्का करोगे? विश्वमंच में करो हल्का। मैं तो BBC लंदन को इतना लतेड़ता हूं। मैं आपको अभी चूंकि वो विषय वस्तु नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने BBC को कितना लतेड़ा है। सुंदर पिचाई मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं ना भाई। पिचाई साहब को भी लपेटो गूगल में। देखो, मैं आपको ये बताऊं जी, ये देश बदल जाएगा। देखो इस देश के साथ सभी ने अन्याय किया। देखो, आप ये बताओ, माननीय परम पूज्य महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात की कि नहीं की? भैया मैं नहीं, आप देखो, आप मुझे कह लेने दो। देखो, आपने मुद्दा, आपने एक मिनट आप मुझे कह लेने दो, क्योंकि कहने की आजादी तो है ना भैया। उनको आदरणीय राष्ट्रपिता आपने बनाया। नहीं, अभी मुझे जो मुद्दा है उसे कह लेने दो। कहिए। मेरा कहना ये है कि उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज्य, और लोगों में क्या आपने भ्रमण फैलाया कि ये आपका ग्राम स्वराज्य है। अरे भाई साहब, भारत में ग्राम स्वराज्य ऑलरेडी स्थापित था, जिसमें 36 जातियां और 72 कलाएं एक साथ रहती थीं,
और जब तक ये 36 जातियां और 72 कलाओं के लोग एक ग्राम में ना हो, उसे ग्राम स्वराज का दर्जा नहीं मिलता था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा महान ग्राम स्वराज भारत में अंग्रेजों के आने के बाद भी स्थित था। अंग्रेजों के आने के बाद भी स्थित था, जिसके अवशेष आप लोगों ने भी ट्रेडिशंस के रूप में महसूस किए होंगे, क्योंकि ट्रेडिशन डाई हार्ड, राइट। तो माननीय महात्मा गांधी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे इसमें 36 जातियां और 72 कलाओं वाला ग्राम स्वराज्य था, अंग्रेजों ने इसे इस तरीके से तोड़ा है, हम उसे पुनर्स्थापित करेंगे। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। अच्छा, मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। मैं हर किसी को नापने की कोशिश करता हूं। अब उन्होंने अहिंसा अहिंसा कौन लाया? महात्मा गांधी जी लाए। अरे महात्मा गांधी जी नहीं लाए भाई साहब, ये गीता में लिखा था अहिंसा परमो धर्मा, और माननीय जो है महात्मा गांधी जी ने तो उसे आधा कर दिया। उसका जो दूसरा वाक्य सेंटेंस था कि धर्मस्य हिंसा तदैव चा, धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। किसने हक दे दिया था महात्मा गांधी को कि अपने हिसाब से चीजों को तोड़ने में? मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, उन्होंने एक उन्होंने भजन ईजाद किया, छोटे भाई, रघुपत राघव राजा राम, पतित तिवावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह है तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, यही है ना। ये उनका भजन नहीं है, ये उत्तम नाथ जी शुक्लाया उनका भजन है। और इसमें जो है ना अल्लाह अकबर सबका एको नाम और सबको सन्मत दे भगवान, ये जोड़ा हुआ है। इसका सही भजन है रघुपत राघव राजा राम, पतित तिपावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, तुलसी समथिंग सालिग्राम। हाँ, सुंदर मेघा घनश्याम, हाँ ठीक 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 है राम। और जो है ना उसमें तुलसी समथिंग सालिग्राम। हाँ। अब ये बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि धर्म की एकता के लिए यदि आप उसको कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बस कह देते मुंह से कि भैया ये मेरा नहीं है, ये लक्ष्मीनाथ जी का है, बस मैं इसे अपनी सुविधा की दृष्टि से और आप मुस्लिम और हिंदुओं को एक करने के लिए मैं इसको नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मैं ऐसे महात्मा गांधी के चरित्र की महानता मानता। अभी मुझे कष्ट होता है और हम लोग मुंह से बोलते नहीं हैं। हम लोग मुंह से क्यों नहीं बोलते हैं भाई साहब? यही प्रॉब्लम है। आदत है ना आदरणीय हमारा, हम बोलते नहीं है, हम प्रश्न नहीं करते हैं, हम अपनी भावों को दबा कर रख लेते हैं। इसी का फायदा तो अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया। नहीं, हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम दुष्ट हैं। हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम अपने हित साधते हैं। हमने इसलिए जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नहीं बोला क्योंकि हम उनसे अपेक्षा कर रहे थे फेवर की। हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो हमें टिकट दे दे, हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो मुझे कैबिनेट में जगह दे दे। स्वार्थ लोलुपता के कारण हमने। अच्छा ये बताइए, उस समय कांग्रेस ने किया क्या? सभी राजा महाराजाओं को टिकट दे दिए ना जी आदरणीय। जो उस समय शोषक वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे उन्हीं को तो टिकट दिया ना। इतिहास और उसी को आज भी किया जा रहा है। जाति धर्म संप्रदाय संकीर्ण राजनीति के आधार पर हम चीजों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इन सब का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। यही हो रहा है। आपको इस बात की जानकारी है ना कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए विधान जो है ना पार्लियामेंट के गठन में इस देश के ऊपर 46% अपराधियों को थोप दिया है। ये जानकारी आपको है ना? नहीं आदरणीय, उन्होंने कहा थोपा है, और भी जो पार्टी के होंगे
लगा, अरे लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने थोपा है, मैं तथ्यों नहीं, नहीं, एक एक मिनट मुझे कह लेने दो। देखो, मैथिली शरण गुप्त कोई भी बात तथ्यों से परे नहीं कहते हैं। अरे भैया, आप पूर्व आईपीएस अफसर नहीं पूर्व नहीं, पुलिस महानिदेशक हैं। मैं ये आप क्यों कह मुझसे रहा, ज्यादा एक जानेंगे, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, बड़े भाई साहब हैं आप। एक मिनट, सारी एक बातें। डॉक्टर आदित्य जी, एक बात मुझे, मेरा निवेदन सुनिए। मैं क्यों कह जी। रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने थोप दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से देश के सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया कि भाई साहब, चपरासी को जब जो है ना सचरित्र होना चाहिए, तो देश के कानून के निर्माता को सचरित्र क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम आपसे एक लाइन का एक अमेंडमेंट चाहते हैं कि आप कर दीजिए कि जो आपराधिक रिकॉर्ड का होगा उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी। भैया, ऐसा कुछ नियम बना दीजिए। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल यही समझ बात कई रहे बार जो है इलेक्शन कमीशन ने कही। तो हैं। किससे कही? किससे कही? माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये दायित्व किसका बनता था? ये 2 लाइन का एक अमेंडमेंट लाने का, कि इस देश में सभी बराबर हैं, सभी शासकीय सेवक बराबर हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो जो है ना एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे पार्षद हो, चाहे गांव का पंच सरपंच हो, सभी को सचरित्र होना आवश्यक है। ये छोटा सा 2 लाइन का कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी थी? जिससे अनुरोध किया गया। अनुरोध किससे किया गया? माननीय नरेंद्र मोदी जी से किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ना करके अपराधियों को टिकट देने की जो है प्रवृत्ति जारी रखने की पूरी पूरी जिम्मेवारी किसकी बनती है? आदरणीय आदरणीय, अभी आपने क्या कहा कुछ देर पहले? आप ही ने कहा ना, जी। आप ही का शब्द था ना कि कैबिनेट को ही पूरा अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, प्रधानमंत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जिस बिना अधिकार के ऑल इंडिया रेडियो पे एकागी जो है घोषणा किस आधार पे करता था, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उसमें सरदार पटेल को इसे रोकने के लिए अपने लोगों को दौड़ाना पड़ा। ये किताब में लिखा है भाई, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, किताब में लिखा है कि उन्हें लगा अगर वो जवार गया है, वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, तो उन्होंने अपने पीए को भगाया। लेकिन जब तक वो पीए वहां पहुंचे तो अंदर से इन्होंने बंद करके तब तक ये घोषणा कर रहे थे, और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कोई उस पर व्यवधान ना डाल पाए। मैं ये पूछता हूं, इसकी यदि निंदा होती तो ये दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। तो उस समय मैथिली शरण गुप्त जी नहीं आए थे ना, उस वक्त में उनका प्रादुर्भाव शैशव काल रहा होगा, अपने पूर्ण गरिमा के साथ, पूर्ण प्रतिभा के साथ। नहीं, उस समय मैं पैदा ही नहीं हुआ था, उस समय हम्म। पैदा नहीं हुआ था मैं। वही तो मैं भी जब पैदा नहीं हुआ था, रानी, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो हमारा जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग उसके विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जन्म के पूर्व की बातों को, सन 47 के पहले की बातों को, सारी बातों को स्टडी करके आप जनता, आम जनता के समक्ष रख रहे हैं। ये अपने आप में शोध का विषय है और बहुत ही गंभीर मामला, बहुत सही मामला है कि आप जनता के बीच में सीधा सीधा अपना सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। अपनी सारी बातों को, जो सच्चाई उस जमाने में छिपाई गई, बहुत सारी बातें छिपाई गई आदरणीय लॉर्ड मैकाले जैसे आपने बताया, और हम लोग चर्चा करते हैं कि उसने गुरुकुल परंपरा का नाश करके पूरा हमारे संस्कृति और सनातन हिंदू धर्म, सनातन हिंदू संस्कृति का विनाश करने का दुर्लभ प्रयास, असफल प्रयास किया था उन्होंने। नहीं, लेकिन कुछ हद तक सफल भी हुए। आप ये बताइए, हमारे जो है ना प्राध्यापकों को रिसर्च के लिए विषय तय करने की स्वतंत्रता क्यों है? हम राष्ट्रीय हितों के मुद्दों को रिसर्च के लिए तय करके कहें कि साहब दिस इज द लिस्ट, यही रिसर्च होगी इस देश में, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो हमारा देश का जो है, जो जो पीएचडी बांट रहा है, वो जो है ना पीएचडी और करने वाले स्टूडेंट्स को जो है ना अपने घर की सब्जियां मंगवाता है, राइट? उनसे अपने जो है ना चरण छुवाता है, उनको एज ए व्यक्तिगत सर्वेंट के बतौर यूज करता है। भैया, ऐसे डॉक्टरेट क्यों पैदा हो रहे हैं इस देश में? ये कौन सा देश है भाई जहां मेरिट की कोई भूमिका ही नहीं है? आधुनिक गुरुकुल परंपरा आदरणीय, आप ये बताओ, इसमें ये रिसर्च क्यों नहीं हुई कि गुरुकुल परंपरा को कैसे अंग्रेजों ने तोड़ा, उन्होंने क्या क्या जो है ना अत्याचार किए? इसको जो है अभी तक कहीं पर ठीक ढंग से जो है ना पब्लिश नहीं किया गया। तो एक व्यक्ति, 2 4 6 10 व्यक्तियों को रिसर्च करने भेजते हैं ना अपन।
बिल्कुल सत्य वचन। यदि जो है ना न्यूटन्स के प्रिंसिपल से लेके यदि हर चीज हमारे वेद में पहले से लिखी हुई है, तो हमारे चरित्र की ये दुर्बलता नहीं है कि हमने विश्व पटल पे क्यों नहीं कहा कि भाई साहब कौन कह रहा है कि ये जो है ना सिद्धांत जो है न्यूटन का है, ये तो हमारे ऋषि ने कहा है, इस जो है ना वेद में लिखा हुआ है, ये देखो पढ़ लो इसको। वाग्भट ने, बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे गणितज्ञ हमारे ऋषि मैं महर्षि वही कह मुनि रहा हैं। हूँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है ऑलरेडी वेदों में लिखा हुआ है, तो भैया बिल्कुल। अपन ये कह देते कि भैया तुम अपने आर्किमिडीज का भी नाम लिख लो, लेकिन हमारे ऋषि का भी नाम लिख दो यार साथ में। यदि जो है 1885 में 8 साल पहले हमारे ही जो है ना एक भारतीय ने, जिसका नाम था शिव कुमार दलपते, जिसे वहाँ वो विमान का आविष्कार किया था। करेक्ट, जी जी। तो उन्होंने जो है और जॉन राइट विमान को को जो जबरदस्ती, राइट ब्रदर को झूठा मूठा उसको दे दिया गया श्रेय। नहीं दे दिया गया है, लेकिन हमारे देश के इतने सारे प्रधानमंत्री, इतने सारे जो है ना विद्वान लोगों ने, जिनको मालूम नहीं क्या क्या जो है ना अवार्ड मिले हैं, उनमें से किसी के मुंह से नहीं फूटा कि भैया ये तो हमने पहले बनाया था, देखो ये प्रमाण है। और इसे जुहू चौपाटी में हजारों लोगों के सामने, जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी थे, जिन्होंने फंड की कमी नहीं आएगी ये विश्वास भी शिव कुमार दलपते को दिलाया था। दलपति जी को, दलपति जी 1850 ने 1885 में ऐसा विमान जो कि लिक्विड मरकरी से उड़ा और सुरक्षित लैंड किया। करेक्ट 15,000 फीट पे ऊपर गया, जी। 18 मिनट तक वहां मंडराया और इसके बाद सुरक्षित नीचे उतरा। तो कौन कहता है कि पायलट लेस जो है ना विमान अभी बने हैं? ये तो 1885 में हमारे शिव कुमार दलपते जी ने सबके सामने बता दिया था। आदरणीय आदरणीय। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ गया था, ये पुष्पक नहीं विमान के बारे में बोलो आदरणीय। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। इस देश के राजनेता, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वैज्ञानिक ये तथ्य जो है विश्व पटल पे रख क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारा मुंह क्यों नहीं फटता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मतलब मैं तो छोटी सी बात कह रहा हूँ, छोटा सा आदमी छोटी सी बात करता हूँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप, छोटे से आदमी ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। अरे 5.5 फीटिया छोटा सा आदमी, दुबला पतला, यदि आप मुझे देख लेंगे, जोर से फूंक मार देंगे तो मैं तो को तोड़ जाएंगे। नहीं नहीं उड़ेंगे। क्या है आप अपने आप को बोल रहे हैं? आपके विचार तो इतने ठोस है कि हिमालय पर्वत की तरह है, तो कहाँ से उड़ेंगे आप? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, हाँ। इन तथ्यों पे हम बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि इस मुख्य तथ्यों पर, मुख्य विषयों पर को नजरअंदाज करके हम अन्य फालतू विषयों पर अपना ध्यान दे रहे हैं। यदि इस देश को, यदि मैं जो है ना पिछले 5 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मैं अपनी सामर्थ्य से, अपने मॉडल के माध्यम से भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा लिए इस देश को टैक्स मुक्त कर सकता हूं, कर्ज मुक्त कर सकता हूं, फिर से ग्राम स्वराज स्थापित कर सकता हूं, भारत को एक इंटरनल करेंसी जिसका नाम हमने पहले भारत विकास निधि दिया था, जिसे 2 दिन पहले हमने आजाद हिंद रुपया कह दिया है, जो एक जो है ना सोने के सिक्के के बराबर होगा। मतलब भारत के आजाद हिंद रुपया की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए के बराबर होगी। बताओ क्या बात। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैथुन गुप्त चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, क्या इस देश के प्रधानमंत्री का इतना दायित्व तो नहीं बनता कि उनसे बुला के पूछते कि आप हमारे ही डीजी रहे हैं, भाई साहब आपका दिमाग सच में सटिया गया है क्या? आप क्यों अनर्गल बात कर रहे हैं? ये गुप्त जी से कहिए कि उनका छोटा भाई आदित्य बोल रहा है कि वो लेटर को मैथिली शरण गुप्त जी निकालें, जब अपने कार्यकाल में उन्होंने माननीय प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा था। वो लेटर को निकाले ना और चले अपन दिल्ली। क्यों नहीं सुनेंगे? हम भी मोदी है तो मुमकिन है वो सुनेंगे, वो करेंगे, सारी बातें करेंगे वो। अच्छा, अब वार्तालाप को जो है ना अपन आगे बाद में बढ़ाएंगे, और यदि आपके महामंत्री जी मुझसे चर्चा करेंगे तो मैं जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। कल करेंगे, हाँ। राइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।